फ्रेंड्स, देखिए आज हम आपके जो हिस्ट्री का चैप्टर चल रहा था, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर इतिहास का, उसका सेकंड टॉपिक करने जा रहे हैं। ओके बच्चों, एक बार इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं कि जो लास्ट वीडियो था, हमारी जो लास्ट क्लास थी, उसमें हमने पढ़ा था। देखिए आपका जो फर्स्ट चैप्टर है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल करना। ठीक है, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि इसमें मैंने आपको दो चित्र दिखाए थे, भारत के दो नक्शे दिखाए थे मैंने। ठीक है, जो एक तो जो फ्रांसीसी चित्रकार है उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और एक बहुत साल पहले का, काफ़ी पुराना, बहुत ज़्यादा, लगभग 1154 ईस्वी के समथिंग। ठीक है, अल्द्रिसी जो थे भूगोलवेता, अरब के भूगोलवेता, इन्होंने प्रस्तुत किया था। और एक था 1720 ईस्वी में जो फ्रांसीसी मानचित्रकार थे, इन्होंने प्रस्तुत किया था। ठीक है, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत थे। और इसके अलावा हमने पढ़ा था कि इतिहास जो है वो अतीत की घटनाओं के बारे में जब हम जानकारी लेते हैं उसे हम इतिहास कहते हैं। और इसमें हमने क्या देखा था, ये पढ़ा था एक तो कि जो हिंदुस्तान, जो नाम दिया गया है हमारे भारत को, हम हिंदुस्तान भी कहते हैं, तो ये जो नाम है ये किन्होंने दिया था, किस समय ये हिंदुस्तान जो शब्द है इसका प्रयोग किया गया था भारत के लिए। ठीक है, ये हमने देखा था। तो आज हम इसके बाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि इतिहासकार और उनके स्रोत, कि इतिहास की जो जानकारी है, जो हिस्ट्री की जो जानकारी है, वो हमें कैसे मिलती है। ठीक है, ये तो हमें पता है कि इतिहास जो होता है वो अतीत की घटनाओं को जानना होता है, अतीत के बारे में जानना होता है। तो लेकिन हमें ये सब कहाँ से पता चलता है कि जो कुछ बीत चुका है, जो कुछ हो चुका है, उसकी जानकारी आज हमें कैसे मिलेगी। ठीक है, अभी तो जैसे काफ़ी फिलहाल के अभी इस समय या इन कुछ सालों के बारे में जानना तो बहुत आसान होता है। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं इनके, लेकिन बहुत बहुत वर्षों पहले की जो बातें होती है उनके बारे में जानना, कि कैसे इंसान की शुरुआत हुई, आदि मानव से बहुत सारी सभ्यताएं विकसित हुई हैं, इसके बाद में कैसे इंसान, जो मनुष्य है, उसने विकास किया है और आज हम इस स्तर पे पहुँचे हैं। तो इन सब के बारे में बहुत सालों पहले का इतिहास को जो जानना है, वो उसके लिए हमें कौन कौन से स्रोत देखने होते हैं। तो आज वही हम पढ़ने जा रहे हैं, इतिहासकार और उनके स्रोत। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। ठीक है, कि जिस तरह के इतिहास, जिस चीज़ की खोज करनी है, उसके लिए उसी तरह के अलग अलग स्रोतों को देखा जाता है। उदाहरण के लिए पिछले साल जैसे आपने 6 क्लास में पढ़ा था, गुप्त वंश के शासक और हर्षवर्धन तक, यहाँ तक लास्ट 6 क्लास में आपके सिलेबस में था। ठीक है, इस पुस्तक में हम मोटे तौर पे 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सारी ऐसी बातें मिलेंगी जो कि पिछले युग से वैसी की वैसी ही चली आ रही हैं। ठीक है, इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी किसका प्रयोग करते हैं? सिक्कों का, शिलालेखों का, या स्थापत्य, जो भवन निर्माण कला थी, लिखित सामग्री जो मिली थी। ठीक है, जो जो उपलब्ध हुई थी, अभिलेख थे, जो शिलालेख थे, सिक्के, ये सब मिले थे। इन्हीं से ही तो हमने 6 क्लास में भी पढ़ा था इस बारे में कि राजाओं के अपने अपने उनके द्वारा चलाई गई मुद्राएं थी, शिलालेख, जो पत्थरों पे, शिलाओं में पे उन्होंने अपने बारे में लिखवाया था। जो भवन निर्माण कला थी, भवन बनाए गए थे, मंदिर बनाए गए थे, उन पे लिखवाया गया था। और लिखित सामग्री जो पांडुलिपि वगैरह जो मिली थी, उनसे हमें सब उनके बारे में पता चलता है, उन पे हम निर्भर थे इस बारे में। पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न है। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान क्या था, देखो, कागज़ है धीरे धीरे सस्ता होता गया क्रमशः। पहले तो था ही नहीं, बिल्कुल स्टार्टिंग में तो जो ताड़ के जो पत्ते होते थे, ताड़ का जो पेड़ था, उसके बड़े बड़े पत्तों पे लिखा जाता था। उन पत्तों को एक सूत में एक साथ बांध कर फिर उन पे लिखा जाता था। तो इस तरह इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे जब कागज़ बनना शुरू हुआ, फिर कागज़ धीरे धीरे सस्ता भी होता गया और बड़े पैमाने पे उपलब्ध भी होने लग गया। फिर लोग जो थे, धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत जो थे, संतों के जो लेखन थे, उपदेश थे, अर्जियाँ, या फिर अदालत के जो दस्तावेज वगैरह जो थे, हिसाब और करों के खाते,
इन सब को लिखने में कागज़ का इस्तेमाल करने लग गए थे। तो पहले तो देखो उपलब्ध नहीं था, लेकिन जैसे धीरे धीरे उपलब्ध होने लग गया और फिर सस्ता उपलब्ध होने लग गया, तो हर ज़्यादातर चीज़ों में किसका कागज़ का इस्तेमाल होने लग गया था। तो धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ, मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। ठीक है, जो ये सब कौन इकट्ठे करते था? धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर, ये सब क्या करते? पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों, जो लाइब्रेरी होती है, पुस्तकालय होते हैं, वहां पे रखा जाता था। और कहाँ रखा जाता था? अभिलेखागारों में। देखो अभिलेखागार क्या होते हैं? अभिलेखागार जो होते हैं ऐसा स्थान होता है जहाँ पर पांडुलिपियाँ या दस्तावेज है उनको स्टोर करके, संग्रहित करके, सुरक्षित करके उनको, जैसे हम लाइब्रेरी में नहीं जाते हैं कि अभी स्कूल में जैसे लाइब्रेरी होती है या अलग से भी लाइब्रेरी होती है, वहाँ पे बहुत सारी बुक्स होती हैं, पुरानी भी और नई भी, हर तरह की बुक्स उपलब्ध हो जाती है, हमें किताबें मिलती है, संग्रहण किया जाता है। तो इसी तरह से उनकी भी सुरक्षा के लिए पुस्तकालय होते थे। अभिलेख पुस्तकों की जो पांडुलिपियों की सुरक्षा संग्रहण के लिए पुस्तकालय या फिर अभिलेखागार जो थे वो थे, उनमें इनको रखा जाता था। जहाँ पे और आजकल देखो सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सभी सरकारों के अभिलेखागार होते हैं अलग अलग। तो जहाँ वे अपने सारे पुराने सरकारी अभिलेख है, लेन देन के हैं और ब्यौरे, रिकॉर्ड्स वगैरह सब रखते हैं। ठीक है, इनसे हमें, ताकि ये सुरक्षित रहे और जब भी समय पर हमें हर तरह की जानकारी के लिए हम उन्हें प्राप्त कर सके। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग भी कठिन है। उन दिनों तो देखो छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक या नकल निवीस हाथ से ही, देखो उस टाइम तो, आज तो हम हाथों हाथ, जैसे हमें एक पेज का भी प्रिंट आउट या कोई कॉपी निकालनी होती है, फोटो कॉपी, जीरोक्स कॉपी चाहिए होती है, तो हम हैंड टू हैंड प्रिंट आउट से निकाल लेते हैं, ठीक है, प्रिंटिंग मशीन से। लेकिन उस टाइम क्या था, छापे खाने वगैरह ये सब तो थे नहीं। तो किसी भी जो बुक थी उसकी प्रतिलिपि, मतलब उसकी नकल, उसकी दूसरी जीरोक्स कॉपी निकालना आसान नहीं था, इसलिए लिपक वो क्या करते थे, हाथ से कॉपियाँ लिखते थे, उसकी दूसरी जो जीरोक्स कॉपी, कार्बन कॉपी जो होती थी वो खुद लिखते थे। लिपिक या नकलनीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि ये काम आसान नहीं होता भाई। एक ही चीज़ को लिखी हुई इतने सारे दस्तावेजों को नकल करके दूसरी उसकी प्रतिकृति बनाना आसान नहीं होता है। पता है, आपने किसी का होमवर्क किया हो तो पता है आपको इस चीज़ का, तो आप जानते होंगे कि आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी, ठीक है, और आपको मजबूर होकर अंदाज़ा भी लगाना पड़ता होगा कि आखिर में लिखा क्या गया है। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे लेकिन बहुत सारा महत्वपूर्ण अंतर आ जाते हैं। देखिए इसमें आपके एक पुस्तक में, एक ये बुक में चित्र दिया हुआ है। देखिए ये वाला एक चित्र है, ये एक लघु चित्र की प्रतिकृति है, जिसमें क्या है कि एक लिपिक है किसी पांडुलिपि की क्या कर रहा है, नकल कर रहा है। इस चित्र का आकार क्या है, 10.5 सेंटीमीटर से 7.1 सेंटीमीटर है। इस आकार के कारण इसे लघु चित्र या मिनिएचर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, लघु चित्र या मिनिएचर कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से ये प्रतिकृति करते थे, कार्बन कॉपी बनाते थे जैसे किसी भी पुस्तक की, किसी पांडुलिपि की। तो अब क्या होता था, दूसरा लिखता है तो अंतर तो आता ही है, छोटे अक्षरों का भी अंतर आता है, लिखावट में भी अंतर आता है। तो पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते समय जो लिपिक है छोटे मोटे फेरबदल करते चलते हैं, कहीं कोई शब्द आ गया, कहीं कोई वाक्य आ गया। भाई कई बार बड़ा लंबा वाक्य होता है, उसे हम अपने हिसाब से शॉर्ट में लिख देते हैं। इस तरह से सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती गई। अंततः क्या हुआ कि एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से अलग हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही नहीं मिलती। अब देखो जो मूल पांडुलिपि होती है, कोई उसकी प्रतिलिपि लिखेगा तो हम उसको थोड़ा शॉर्ट में भी लिख देते हैं। मान लो आपने किसी का काम किया हो, कोई बड़ा वाक्य लगा तो हम उसको शॉर्ट में अपने लैंग्वेज में लिख देते हैं। ठीक है, धीरे धीरे ऐसे फिर और लिखी गई और शॉर्ट में। तो इस तरह से जो मूल बात होती है, हो सकता है वो कहीं किसी चीज़ में वो कट भी जाती है, रह भी जाती है। इससे क्या हुआ कि मूल जो पांडुलिपि थी वो तो शायद मिल ही नहीं पाती, और हमें बाद के लिपिकों द्वारा, बाद के जो लिपिक है उनके द्वारा लिखी गई प्रतिलिपियों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। और इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए मूलतः लेखक ने क्या किया था,
इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है, इसीलिए किसी बुक में कुछ लिखा हुआ मिलता है, किसी बुक में कुछ लिखा हुआ मिलता है, तो थोड़ा इस वजह से ये अंतर मिलता है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन कर देते हैं, कुछ और पता चलता है तो उसमें और एडिट कर देते हैं। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद फिर लिखा, कि और कोई जानकारी मिलती है तो उसको एडिट करने के लिए फिर वो लिखते हैं। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। ठीक है, ये पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। कुछ तो ऐसी थी पुस्तकें जो बहुत बाद में पुस्तकालयों से मिली हैं, बहुत बाद में उन्हें ढूंढा गया कि कुछ हाँ ऐसी भी फिर वो मिली है, मूल जब मिली है उसके बाद उसकी प्रतिलिपि जो उसकी ज़ेरॉक्स थी उसमें फिर परिवर्तन किए गए। ठीक है, तो ये हमने आज क्या पढ़ा बच्चों कि इतिहासकार जो थे वो किसी भी चीज़ की खोज करने के लिए अलग अलग स्रोतों का सहारा लेते हैं और अलग अलग तरह से उनका अध्ययन करते हैं। फिर ये हमने पढ़ा कि जो पांडुलिपियाँ हैं या अभिलेख हैं वो सब देखे जाते थे, और इसके अलावा जो पुस्तकें जो होती है उनसे संबंधित इतिहास की जानकारी के लेने के लिए फिर उन्हें रखा कहा जाता है, अभिलेखागारों में इनको रखा जाता है। ठीक है, उनकी प्रतिलिपि बनाना कितनी बिल्कुल आसान काम नहीं होता है। इस तरह से ये सब हमने आज पढ़ा है। अब इसके बाद जो भी आपका चैप्टर का कुछ पार्ट रह गया वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, इससे संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर है वो आपको मैं सेंड कर दूंगी और आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं और साथ ही साथ इनको लर्न भी करना है। ओके बच्चों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बचा हुआ है जो हम बाद में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।